हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग डेटा के बारे में। और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप AKTU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिग डेटा में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप बिग डेटा से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और इसमें हमने AKTU के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 1 का पूरा जो मटेरियल है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स के बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एक्चुअली बिग डेटा क्या होता है। किसी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले ना हमें ये तो पता होना चाहिए कि यार हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिग डेटा कि बिग डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं। देन इसके बाद बात करेंगे हम बिग डेटा के कुछ एग्जांपल्स के और कुछ यूज केसेस की। ओके, देन बिग डेटा के आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन 5 V's ऑफ बिग डेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको कोई भी पूछ सकता है कि हाँ अगर बिग डेटा तुमने पढ़ा है तो 5 V's मुझे बताओ एक्चुअल में क्या होता है। ओके, फिर बिग डेटा के कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हैं उनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ एप्लीकेशंस बिग डेटा के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम बिग डेटा के एनालिटिक्स, ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो 3 पार्ट है इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर किया जाएगा वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए जो भी चीज़ पढ़िए वो नॉलेज के लिए पढ़िए, एग्जामिनेशन तो आपको देना है तो ऐसी चीज़ें आप पढ़िए कि एग्जामिनेशन के बाद भी वो चीज़ें आपको याद हो। और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देते हैं ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स में कवर कराए जाएंगे आपको हमेशा याद रहेंगे और आप एग्जाम में बहुत ही ईजी तरीके से लिख पाएंगे। एंड द लास्ट में हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा और हमारा ये पूरा कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूँ। तो अभी अच्छे से नहीं बन पाया, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे और फिर ये हम लोग का एक हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिग डेटा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हमें जानना ज़रूरी है ताकि हमारा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार बिग डेटा का यूज क्यों किया जा रहा है, बिग डेटा समझने में बहुत ही हमें इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, आज के 10-15 साल अगर पहले जाते हैं तो पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, टेलीफोन यूज करते थे। टेलीफोन से क्या करते थे, कोई कॉल आती थी, नॉर्मल सामू से बात करते थे, फिर बात करने के बाद उसका यूज़ नहीं करते थे, बस बात करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अब वो टाइम क्या आ चुका है, आपका कन्वर्ट हो चुका है स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में हम ना कि बस किसी से बात करते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं, नहीं, हम वीडियो, ऑडियो, गेम, बहुत सारी एक्टिविटी अपने स्मार्टफोन में हम लोग करते हैं। तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो पहले हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और आज के टाइम में क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इतने सालों में क्या क्या चेंजेस हुआ है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, देन इसके बाद अब देख लेते हैं हम लोग कार का एग्जाम्पल। आज के कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो जो कार आती थी वो कार बिना ड्राइवर के नहीं चलती थी, उसमें वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता था, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। अब के टाइम में क्या हो चुका है कि आपकी ड्राइवरलेस कार आ चुकी है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं जिनकी मदद से बिना ड्राइवर के भी कार जा सकती है। आप लोग टेस्ला का नाम सुने होंगे, टेस्ला ने ड्राइवरलेस कार बनाया है। और भी इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो ड्राइवरलेस कार पे काम कर रही हैं। गूगल की ड्राइवरलेस कार है, वो भी सेंसर बेस पे ही काम करती है। ये जितनी भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन हुआ है बहुत ही फास्ट हो रहा है। अभी के टाइम ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ग्रो कर गई है, आने वाले हो सकता है टाइम में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ग्रो करे। ऐसा नहीं बट ड्राइवरलेस कार ही, ये फ्लाइंग कार भी आ चुकी है, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस पर भी काम चल रहा है, कुछ कार बन भी चुकी हैं फ्लाइंग कार। तो ये सभी चीज़ें बिग डेटा से कैसे रिलेट करती हैं, ये सभी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ये काफ़ी चीज़ें हम लोग रिलेट करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी, ये इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे बिग डेटा से रिलेट कर रही है। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं हम कुछ IoT डिवाइसेस की। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। ओके, IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। तो यानी कि जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, कोई फंक्शन कर रही हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, वो सभी चीज़ें IoT डिवाइसेस में आती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक हमारे घर में कोई फ्रिज है और या फिर हमारे घर में कोई AC लगी हुई है।
तो अगर उस एसी को हम लोगों ने ऑन कर दिया और हम मार्केट चले गए और भूल गए कि यार मैंने तो घर में अपना एसी ऑन कर रखा था, अब मैं इसे बंद कैसे करूं, ठीक। अगर वहाँ पे आपकी एसी इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप सिंपली उससे क्या करेंगे, अपने फ़ोन को सिंपली सा अपने फ़ोन को लेंगे, कहेंगे यार मेरी तो एसी ऑन है, आप बस वहीं से इसको ऑफ़ कर देंगे, आपको घर पे आना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी IoT डिवाइसेस के थ्रू ही पॉसिबल होती है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी जो कि एज ए ह्यूमन के जितने भी काम से बहुत ही आसान कर दे रही है। ओके, देन इसके बाद बात करते हैं हम सोशल मीडिया। आज के यार कुछ साल पहले देखा जाए तो इतनी सोशल मीडिया पर लोग नहीं रहते थे, बहुत कम रहते थे, लेकिन आज के टाइम में देखो तो कोई भी इंसान, अगर कोई एक आध दो ही बचा होगा जो कि सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता होगा। तो आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यार, नए नए गाने आ रहे हैं, नए नए वीडियो जल्दी से ट्रेंड कर जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो हो रही हैं। तो सोशल मीडिया क्या है, हर इंसान यूज कर रहा है और हर इंसान यूज कर रहा है तो वहाँ पर चैटिंग, मैसेजेस वगैरह जिसको भेज रहा है, फिर वीडियोस वगैरह लाइक कर रहा है, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है, लिंक्डइन पर अपने जो भी उसके अपडेट हैं, जो भी वो नए नए एडवांस चीज़ें कर रहा है, वो सभी चीज़ें वो लिंक्डइन पे अपलोड कर रहा है। तो इससे क्या, कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया के थ्रू एक ह्यूमन, ठीक है, एक ह्यूमन इंटरनेट पर अपने डेटा को शेयर कर रहा है। तो अभी इसको भी अभी हम लोग बिग डेटा में देखेंगे कि कैसे ये सभी चीज़ें हेल्प करती हैं बिग डेटा को जनरेट करने में। ओके, तो इन सभी चीज़ों को भी अभी हम लोग देखेंगे। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ बिग डेटा। तो इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद का अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है बिग डेटा का। तो इसे आप बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि ये 2 नंबर या 10 नंबर में आपका हो सकता हो एग्जाम में पूछ ले, और जिसके सामने आप बैठेंगे ना वो कहेगा अच्छा बिग डेटा तो हमने पढ़ा है, तो एक्चुअली बताओ क्या होता है बिग डेटा, तो वो भी पूछ सकता है। तो इसे आप बिग डेटा का डिफिनीशन आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा तो आपको हमेशा बिग डेटा याद रहेगा। सिंपल सा डिफिनीशन क्या दिया है, बिग डेटा इज द टर्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेट सो लार्ज, यहाँ पर देखिए इसको अंडरलाइन करिए, सो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स भी दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस। अभी मैं इसको बताऊंगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यूजिंग ऑन हैंड डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स और ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये तो डिफिनीशन हो गया, इसको आप याद भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स वगैरह में लिखने के लिए। अब मैं बताता हूँ बिग डेटा का टर्म क्या है। बिग डेटा का मतलब क्या है कि डेटा सेट सो लार्ज, यानी कि डेटा, अब एक्चुअली डेटा क्या होता है, डेटा क्या है यार कि कोई भी चीज़ें, अब जैसे देखिए डेटा क्या है कि हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ डेटा ही जा रहा है, कहीं पे स्टोर हो रहा है, ठीक। यहाँ पर हम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है कि ये पर्टिकुलर इंसान इसकी वीडियो को देख रहा है, ये भी एज अ फॉर्म ऑफ डेटा में ही जा रहा है, ठीक है। आप क्लास में ही पढ़ते होंगे टीचर क्या कहता है कि पूरे क्लास के स्टूडेंट का मुझे डेटा ला के दो, तो डेटा में क्या कहता है कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट की डिटेल्स हो, तो वही होता है डेटा, ठीक। तो ये सभी चीज़ें हो गई, डेटा होती हैं। तो आपको समझ में आ रहा है डेटा क्या होता है। अब बिग डेटा, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा, ठीक है। तो बिग डेटा मतलब बहुत बड़ा डेटा, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है डेटा सेट सो लार्ज, जो डेटा का सेट हो, कलेक्शन हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा हो, छोटा सा ना हो, वो बहुत ही बड़ा हो, वो MB KB GB में ना हो, टेराबाइट जेटाबाइट इन सब में आपका डेटा हो, ठीक। और जो डेटा हो नॉर्मल ना हो कि जो भी डेटा है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में ही है ना, वो डेटा आपका वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपका ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, MP3 फॉर्मेट में, आपका डिफरेंट वैरायटी या फॉर्मेट में आपको डेटा हो सकता है। जब डिफरेंट फॉर्मेट में होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स भी होगा एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस। अब जब डेटा आपका डिफरेंट टाइप्स का होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स होगा तो आप उसे अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और जो ट्रेडिशनल टूल्स क्या हैं, जैसे कि डेटाबेस में हम लोग पढ़ते थे MySQL वगैरह, जो पहले की प्रोसेसिंग टेक्निक थी, जो डेटा को प्रोसेस किया जाता था, उनकी मदद से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज डेटा है ना, उसकी मदद से हम लोग उसे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहीं पर आया बिग डेटा का कॉन्सेप्ट। और बिग डेटा जो है ना, ये एक तरह का प्रॉब्लम ही है, ये एक तरह का प्रॉब्लम ही है कि यार इतना सारा डेटा मेरे पास आ गया है तो अब मैं इसे प्रोसेस कैसे करूं, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूं। तो बिग डेटा में बहुत सारे टूल्स हैं, हडूप वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी मदद से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस उतने सारे डेटा में से कोई एक साथ डिजायर्ड आउटपुट निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होती अभी आगे समझेंगे। अब देखिए बिग डेटा मैंने बताया ना बहुत सारे डेटा, अब देखिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ और यहाँ पर मैं बताता हूँ इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब टेलीफोन हम लोग यूज करते थे
तो वहाँ पे हम डेटा कितनी जनरेट करते थे, बहुत थोड़ा सा डेटा जनरेट करते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉलिंग, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो सोचो कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं। वैसे ही पहले की कार थी, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी, इसमें IoT डिवाइसेस नहीं लगे थे, सेंसर्स नहीं लगे थे। अब की डिवाइसेस क्या हैं, जो ड्राइवरलेस कार हैं, इसमें सेंसर्स लगे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हैं। वो सेंसर क्या करता है कि आसपास की चीज़ों को एनालाइज करता है कि यहाँ पे कार है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे डिवाइडर, ये काफ़ी चीज़ों को एब्जॉर्व करता है और कहीं ना कहीं स्टोर करता है। ये हो गया आपका इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में, कैसे पुरानी नहीं करती थी, नई नई टेक्नोलॉजी अब आ गई। तो अब यहाँ पे डेटा हम लोग का पहले के कंपेयर बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग को निकल रहा है, जनरेट हो रहा है। तो अब हमारा जो डेटा है वो बिग डेटा एज अ फॉर्मेट में आ रहा है। IoT डिवाइसेस में क्या था कि पहले की चीज़ें थी कि सेंसर्स वगैरह नहीं उतने यूज किए जाते थे, ठीक है, चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थी, तो उतना डेटा नहीं जनरेट होता था। लेकिन अब के टाइम में IoT डिवाइसेस बहुत सारी डेटा जनरेट करती हैं, जो कि स्टोर करने की ज़रूरत होती है, उसे एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। अब क्यों एनालाइज करते हैं वो आगे चीज़ें हम लोग देखेंगे। देन अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया कैसे डेटा को जनरेट करती है। अब जैसे मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम, हम लोग यहाँ पर रील्स देखते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, किसी के फ़ोटो को लाइक करते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में वो सब चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है, कि आपके सिवा कोई और देख नहीं सकता है, उस डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, बस आपका दोस्त नहीं उसे एक्सेस कर सकता है। बल्कि ये जो फेसबुक, ये जो मेटा है ना, जिसकी इंस्टाग्राम है, जिसकी फेसबुक है, ये आपके डेटा को यूज करता है, उस पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एनालिसिस करता है और आपसे ही पैसे कमाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बस आप ही इंस्टाग्राम यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, फोटो अपलोड करते हैं। दुनिया में मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इसके, तो सभी लोग यूज करते हैं और पर सेकेंड बहुत सारे डेटा को वो लोग जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिग डेटा। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार हाँ, बिग डेटा ये होता है कि ऐसा कुछ होता है कि इसमें बहुत सारे डेटा वगैरह होते हैं और बिग डेटा के सोर्सेज आपको समझ में आ रहे होंगे, कहाँ से बिग डेटा आ रहे हैं, कहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं, कौन कौन से लोग जनरेट करते हैं, हम और आप ही जनरेट करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बिग डेटा क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि बिग डेटा के टाइप्स कौन होते हैं। बिग डेटा यानी कि डेटा के टाइप्स, ठीक है, डेटा के जो टाइप्स होते हैं, यहीं पर बिग आ गया। अब बिग डेटा के कौन से टाइप्स होते हैं वो अब जान लेते हैं। तो सिंपली 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी इंपॉर्टेंट, वो मैं बीच बीच में बता दिया करूँगा, तो आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं दिखा रहा हूँ आपको। थ्योरी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चंस वगैरह कोई भी पूछ ले, या एग्जाम में पूछा जाए या कोई बाहर का इंसान पूछे आपसे, आप उसे बहुत ईजी तरीके से आंसर कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर्ड की। तो स्ट्रक्चर्ड का यहाँ पर जैसे डिफिनीशन दिया है, एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट इज टर्म एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये तो हो गया डिफिनीशन। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड मतलब आपका जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होता है, यानी कि आपका जो डेटा होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होगा। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो, MP3 MP4 इन सब फॉर्मेट में आ जाए, नहीं, आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेगा। फिक्स्ड फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पे फिक्स्ड फॉर्मेट दिया है ना, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। ये आपका डेटा जो भी रहेगा ना वो रो एंड कॉलम के बेस में ही रहेगा। रो एंड कॉलम ऐसे बनता है ना, ये आपका रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में जो डेटा रहेगा वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। यहाँ पे मैंने टेबल दिया है ना, टेबल में क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है, तो जितना भी डेटा होता है ना वो आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। अब बात करते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के डेटा की, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, एनी डेटा विथ अननोन फॉर्म और द स्ट्रक्चर्ड इज क्लासिफाइड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अननोन फॉर्म, ये अननोन फॉर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है, एनी डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा होता है ना आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में क्या था कि सिंपल एक फॉर्मेट में फिक्स्ड फॉर्मेट था, या तो आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, या तो MP3 में, ठीक है, या MP3 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका डेटा MP3 म्यूज़िक भी है, वीडियो भी है, ये देखिए JPG में भी है, PNG में भी है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के डेटा हैं जिनका फिक्स नहीं है कि कौन कौन सा डेटा है आपका, टेक्स्ट का है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अननोन फॉर्म है, ठीक। ऐसे टाइप्स के जो डेटा होते हैं वो आपके आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं।
सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड, अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जेसन आता है, XML आता है, CSV आती है, मेल आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी आती हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड का आप लोग जानते ही होंगे, जेसन अगर आप लोग यूज़ किए हैं कभी, प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोग करते होंगे, अगर डेवलपमेंट कुछ करते होंगे तो यहाँ पे जेसन देखे होंगे, वहाँ पे की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। XML आप यूज़ किए होंगे जब एंड्रॉयड वगैरह ऐप डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग की XML की फ़ाइल होती है वहाँ पे XML का यूज़ होता है। CSV फाइल भी आप लोग जानते होंगे, XML का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देन हम मेल वगैरह अगर किसी को सेंड करते हैं वो भी आपकी सभी चीज़ें ये इन द फॉर्म ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड के आती है। आई होप ये तीनों जो फॉर्मेट हैं आपके बिग डेटा का आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग इस चैनल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अभी तक समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ये जो इंजीनियरिंग इन वन वीडियो जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करने से यार हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग और जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले यार एक लाइक कर दीजिए, और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ वीडियो में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे नॉलेज मिल रही है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर दिए होंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं बिग डेटा के कुछ एग्जांपल्स एंड यूज केसेस के बारे में। तो यहाँ पे बिग डेटा के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि 8 हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में भी बिग डेटा का यूज़ किया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में, तो जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो जो भी देखते हैं, ठीक है, जब एक बार वीडियो देख लेते हैं ना तो उसी से रिलेटेड यूट्यूब हमें वीडियो सजेस्ट करता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट करता है कि हाँ ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। तो क्या करता है कि यूट्यूब हमारे डेटा को कलेक्ट करता है कि हाँ ये जो इंसान यूट्यूब पर आया है इसे इस टाइप की वीडियो पसंद है, तो इसे मैं अगली बार इस टाइप की वीडियो को सजेस्ट करूँगा। तो वो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आपके डेटा को लेकर उसे यूज कर रहा है। तो ये जो डेटा जा रहा है, बहुत सारे अमाउंट में डेटा जाता है, कि ऐसा नहीं कि बस आप ही जनरेट करें, बहुत सारे लोग जनरेट करते हैं, तो बहुत सारा डेटा जाता है। तो बिग डेटा की मदद से इन सब डेटा को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद एक डिजायर्ड आउटपुट निकलता है, उसके बाद आपको वो सभी चीज़ें दिखती हैं। ये सब जो भी प्रोसेसिंग होती है ना बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलती है, बहुत ही फास्ट होती है, और उसकी मदद से वो लोग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में, मीडिया एंटरटेनमेंट। अब जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। नेटफ्लिक्स क्या करता है कि जो भी वेब सीरीज़ वो निकालता है, तो क्या करता है, वेब सीरीज जो निकलती है ना लोग उसे देखते हैं, तो उसके डेटा को वो एनालाइज करता है कि कितने ड्यूरेशन तक किसी ने उस वीडियो को देखा, ठीक, कितने लोगों ने इसे लाइक किया, ठीक, फिर कितने लोगों ने कमेंट अच्छा किया, काफ़ी चीज़ों को वो एनालाइज करता है कि कहाँ से कहाँ तक वीडियो को देखा गया है, उसके अकॉर्डिंग वो आगे की वेब सीरीज़ को निकालता है। ऐसा नहीं है कि वो वेब सीरीज़ निकालता जाएगा, नहीं, पहले वो पिछले वेब सीरीज़ को एनालाइज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आगे की वेब सीरीज़ को लॉन्च करता है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना वो बिग डेटा का यूज करती हैं। ओके, फिर ये है, फिर हेल्थ केयर है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, सभी जगह पर बिग डेटा का यूज किया जा रहा है। तो चलिए, आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बिग डेटा का आर्किटेक्चर। जो बिग डेटा का आर्किटेक्चर है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको भी समझते हैं कि बिग डेटा का आर्किटेक्चर एक्चुअल में है क्या, समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो सिंपल है, बिग डेटा आर्किटेक्चर इज डिज़ाइन टू हैंडल द इंजेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा दैट इज टू लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। तो ये तो हो गया डिफिनीशन। अब मैं बताता हूँ कि बिग डेटा का आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या होता है। जो डेटा आपका लार्ज है, लार्ज अमाउंट में जो डेटा है वो आपके ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से पॉसिबल नहीं है एनालिसिस करना, ठीक। जो आपका बहुत ज़्यादा डेटा है वो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो वहीं पर उसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास आता है बिग डेटा का आर्किटेक्चर।
जो बताता है कि आपके डेटा को कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है डेटा को। ओके, अब समझ में आया कि बिग डेटा का आर्किटेक्चर क्या है। तो इसमें है सोर्सेस, डेटा सोर्सेस, डेटा स्टोरेज, रियल टाइम मैसेज इंजेक्शन, फिर बैच प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, एनालिटिकल डेटा स्टोर, फिर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, देन ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे पहले डेटा सोर्स की। ये पहले नंबर पे है। ठीक है, ये देखो पहले नंबर पर डेटा सोर्स है ना। तो सबसे पहले डेटा सोर्स की बात करते हैं। ऑल बिग डेटा सॉल्यूशंस स्टार्ट विथ वन और मोर डेटा सोर्सेस। अब डेटा सोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब क्या है कि हमें धूप मिल रही है। धूप कहाँ से मिल रही है? हमें सूरज से मिल रही है। धूप मिलने का सोर्स क्या है? सूरज है। ठीक, अब आपको बिग डेटा का नॉलेज कहाँ से मिल रहा है? मतलब बिग डेटा आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। किसके चैनल से पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग इन वन वीडियो चैनल से पढ़ रहे हैं। तो आपका बिग डेटा पढ़ने का सोर्स कहाँ से है? इंजीनियरिंग इन वन वीडियो यूट्यूब है। तो आपका सोर्स होता है कि जो भी चीज़ें हमें जहाँ से मिल रही है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है वो चीज़। ठीक है, तो वही होता है सोर्सेस। अब डेटा सोर्स यानी कि ये जो डेटा, ये जो आपका डेटा है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वही होता है आपका डेटा सोर्स। ठीक है, उसे ही डेटा सोर्स कहते हैं। अब एग्जांपल्स आपको देख लेते हैं कि एप्लीकेशन डेटा स्टोर सच एज रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, स्टैटिक फाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन सच एज वेब सर्वर्स, लॉग फाइल्स। अब देखिए, हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर सर्वर में स्टोर हो रही हैं। ये सब चीज़ें सर्वर में जाके फेसबुक या मेटा के सर्वर में ये स्टोर हो रही हैं, इंस्टाग्राम के सर्वर में स्टोर हो रही हैं। ठीक, जब इंस्टाग्राम के सर्वर में स्टोर हो रही हैं तो डेटा को अब एनालिसिस भी करना है उनकी कंपनियों को। तो वो क्या करेंगी, वो जो सर्वर है, ये जो सर्वर है, तो यहाँ से डेटा को निकालेंगे डेटा को। तो अब क्या हो गया, यही हो गया आपका डेटा का सोर्स। डेटा यहाँ पे स्टोर है, आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है? सर्वर से मिल रहा है, तो आपका सर्वर हो जाएगा डेटा सोर्स। ओके, अब रियल टाइम डेटा सोर्सेस क्या होते हैं? सच एज IoT डिवाइसेस। रियल टाइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ें रियल टाइम पे हो, यानी कि आपके रूम में AC लगी हुई है। ठीक है, आपके रूम में AC लगी हुई है। अब AC आप अगर बंद करते हैं उसे और वो बंद हो 2 मिनट बाद, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार मैंने तो बंद किया, ये तो बंद ही नहीं हुआ, ये सर्विस बेकार है, मैं इसे नहीं यूज करूँगा। यही होता है रियल टाइम में कि आप जब AC को जब बंद करें तो ये आपके तुरंत बंद हो, इंस्टेंट एक्शन हो, लेट ना हो कि 1 2 3 4 सेकंड बाद, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो AC बंद हो तुरंत बंद हो। तो वो सब चीज़ें रियल टाइम पे ही होती हैं। रॉकेट वगैरह जब हम लोग लॉन्च करते हैं वहाँ पे रियल टाइम का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी जगह पर रियल टाइम चीज़ों को यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेटा सोर्स। आई होप कि आपको डेटा सोर्स समझ में आया होगा कि जहाँ से हमें डेटा मिलता है वही डेटा सोर्स। आप सूरज का एग्जाम्पल मैंने दिया, सब चीज़ें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए। देन इसके बाद करते हैं हम डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टोरेज मतलब कि यार हम जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करें। हमारे मोबाइल फ़ोन में 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो उस इंटरनल स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोटो वगैरह रखते हैं, वीडियो रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सब डेटा ही है ना, डेटा के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो सेम वही होता है डेटा स्टोरेज, कि डेटा आप जहाँ पे स्टोर करते हैं वही आपका डेटा स्टोरेज होता है। और जो आपका डेटा स्टोर होता है टिपिकली वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है किसी एक जगह पे नहीं स्टोर है, यानी एक सर्वर में नहीं, या एक जगह पे नहीं स्टोर है। आपका डेटा मल्टीपल जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल जगह पे आपका डेटा स्टोर है, एक जगह पे डेटा आपका स्टोर नहीं है। तो उसी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। और जब डेटा आपका एक जगह पे स्टोर हो तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आपको समझ में आ रहा होगा। अरे वैसे ही मैं आपको बोलूँ कि आपको मैं 10 टॉफ़ी देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 10 टॉफ़ी देता हूँ, आपको लोगों को बांटनी है। ठीक है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अगर आप 10 लोगों को अगर आपको 10 लोगों को ले जाकर वो टॉफ़ी देते हैं तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 10 लोगों में। ठीक,
अब मैं वहीं पर बोलूँ कि आपको 10 टॉफ़ी ले अगर किसी एक इंसान को देनी है तो आप क्या करेंगे, किसी एक इंसान को लेकर दे देंगे वो टॉफ़ी, तो वो क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज किसी एक इंसान को दे रहे हैं। और वहीं पर जब डेटा टॉफ़ी ले आकर जब किसी 10 इंसान को देंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 लोगों को दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर आपका जो डेटा है अगर आप 10 जगह पे स्टोर कर रहे हैं ले जाके, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वही डेटा अगर आप एक जगह पे ले जाकर स्टोर कर रहे हैं, यानी किसी एक को टॉफ़ी दे रहे हैं, तो आपका सेंट्रलाइज हो रहा है। तो यही सब चीज़ें होती हैं डेटा स्टोरेज में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज़्योर डेटा लेक का यूज करते हैं, ठीक है। और जो डेटा स्टोर होता है ना, बहुत ही जो उसकी वॉल्यूम होती है बहुत ही लार्ज होती है, ठीक है, बहुत लार्ज फाइल्स होती हैं, तो उसके लिए हम एज़्योर यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है ये, और जैसे अमेज़न का AWS होता है, गूगल का क्लाउड है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर है। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं डेटा स्टोरेज में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग की। तो बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेटा जो होता है ना, वो यार बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। आपको भी पता है बिग डेटा में जो भी डेटा होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, और उस डेटा को हम लोग को प्रोसेस भी करना होता है। तो क्या करते हैं, उसी डेटा को हम लोग बैच के थ्रू सॉल्व करते हैं, बैच बना देते हैं, बैच के थ्रू प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक। और जो बैच होते हैं ना, उनको काफ़ी टूल्स हम लोग यूज करते हैं एनालिटिक्स करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। जैसे हम लोग हाइव का यूज करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हाइव दिया है, पिग होता है, फिर कस्टम मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट आता है बिग डेटा में, आगे हम सभी लोग पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। फिर हडूप क्लस्टर का आता है, फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्केला भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, इन सभी को यूज करके हम बैच प्रोसेसिंग में काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग, आफ्टर कैप्चरिंग रियल टाइम मैसेजेस द सॉल्यूशन मस्ट प्रोसेस देम बाय फिल्टरिंग, एग्रीगेटिंग एंड अदरवाइज। ये जो प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस, ये जो डिफिनीसन दिया हुआ है, एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे भी मैं भी आपको एक बार समझा ही देता हूँ कि आखिर में स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो रियल टाइम के जो मैसेज होते हैं ना, ठीक है, जो रियल टाइम के मैसेज आ रहे होते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि हमें एक सॉल्यूशन वहाँ से निकालना होता है। तो उस डेटा पे हम लोग वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वहाँ से डेटा को एक डिजायर्ड आउटपुट होता है उसे वहाँ से निकालते हैं, ठीक, एनालिसिस वगैरह करते हैं, ठीक। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एक ओपन सोर्स आता है अपाचे स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी JLI, तो एक स्टोर्म आता है और एक स्पार्क आता है, जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीसन दिया हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना रहेगा तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। देन इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल डेटा स्टोर। अब ये क्या होता है, Many big data solutions prepare data for analysis and then serve the processed data in a structured format that can be queried using analytical tools। अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा था, उस पर हमने वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब क्या है कि उस डेटा में हमने एनालिसिस किया तो वहाँ से कुछ आउटपुट निकलेगा एनालिसिस करने के बाद। तो उस डेटा को कहीं ना कहीं हम लोग अभी स्टोर करेंगे, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, ओके। तो इसे स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा स्टोर, जो कि एनालिटिकल डेटा स्टोर है, ठीक। वहाँ पे वो सभी डेटा को जो एनालिसिस डेटा होता है ना हम लोग का, वहाँ पे उसे स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एनालिटिकल डेटा स्टोर का यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं इसके बाद एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि यार एनालिसिस क्या होता है, रिपोर्टिंग का मुझे बताओ, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे डिफिनीशन देखो दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक शॉपिंग का एग्जांपल, एक शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पर मैं उसका एक एग्जांपल लूँगा। तो एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे आप जाते हैं कोई सामान खरीदने, या कोई भी एक बंदा जाता है सामान खरीदने के लिए। तो वो, और जो ये शॉपिंग मॉल है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, ये पूरी टेक्नोलॉजी इसमें बहुत भर के टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ठीक। जो भी बास्केट हैं उसमें भी सेंसर लगे हैं, जहाँ सामान रखे हैं वहाँ पे भी सेंसर लगे हैं, हर जगह डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसर लगे हैं, ठीक। तो वो इंसान जाता है शॉपिंग मॉल के अंदर, ठीक। जब शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो बास्केट चूज करेगा। उसने एक बास्केट लिया और फिर शॉपिंग मॉल के अंदर चला गया। फिर वो क्या किया कि अब उसको कोई सामान चाहिए, तो अंदर गया, सामान को पिक किया, फिर वो देखा कि हाँ रेट, सबसे पहले सब कोई रेट देखता है। तो यार मैं भी जाता हूँ या आप भी जाते हैं, सबसे पहले रेट ही सब कोई देखता है ना कि ये सामान कितने का। तो वो रेट देखा और फिर रेट देखने के बाद डिसाइड किया कि यार मुझे लेना चाहिए कि नहीं। फिर क्या किया कि हाँ उसके बजट का है, वो रख लिया बैग में, ठीक।
फिर उसके बाद क्या किया और आगे गया, फिर कोई सामान देखा, कह रहा नहीं यार मेरे बजट का नहीं है, फिर वो उठाया जहाँ से, फिर वहीं रख दिया। फिर और आगे गया, फिर सामान देखा, फिर कहा यार यहाँ तो सामान बहुत महंगा मिल रहा है। फिर आगे गया, उसे बहुत ज़रूरी था, एक सामान और लिया, फिर बैग में, फिर आया काउंटर पर, बिल निकलवाया, पेमेंट किया, फिर चला गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए, ऐसे ही किए और एक हफ्ते तक ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं और फिर 1 वीक तक चला ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहीं और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका ऑनर था फिर देखा कि यार यहाँ पर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो क्या किया, 1 हफ्ते का पूरा डेटा को लिया और एक टेक्निकल टीम थी उनके पास वो डेटा गया। वो डेटा क्यों गया, एनालिसिस करने के लिए। अब वो देखिए वहाँ पे डेटा पर एनालिसिस होगा। अब वो जो डेटा आया है, अब वो डेटा कहाँ से आया, वहाँ पर देखिए बास्केट जो थी वहाँ पे लगा था सेंसर। अब उस बास्केट के सेंसर ने बताया कि इसने कितने केजी का सामान खरीदा, ठीक, इसने कितना सामान खरीदा, ठीक, बास्केट भरा था कि नहीं भरा था। बास्केट ना भरने का कारण अच्छे से शॉपिंग नहीं किया कस्टमर ने जो आया था। और जैसे कि हम लोग सामान जब उठाए थे, तो अगर सामान जब कोई कस्टमर उठाया और बैग में रख लिया तब तो ठीक है, उसे वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो लाइक कर रहा है। अगर वहीं पर वो सामान उठाया और फिर वहीं पर रख दिया, कई बार उसने ऐसा किया, इसका मतलब उसे रेट नहीं पसंद आया, उस सामान का उसे रेट नहीं पसंद आ रहा है, रेट बहुत महंगा लग रहा है उसे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ से डेटा सेंसर से कलेक्ट हुई और कहीं स्टोरेज में डिवाइस में जाके वो स्टोर हो गया। अब इसके बाद उस डेटा पे एनालिसिस होगा। एनालिसिस सभी जो भी टेक्निकल इंजीनियर थे उन्होंने एनालिसिस वगैरह किया। एनालिसिस करने के बाद फिर अब बात आती है रिपोर्टिंग की। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि 1 वीक में कि इतने कस्टमर आए, ऐसे ऐसे उन्होंने किया, उनको यार उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, उनको रेट नहीं समझ में आया, काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आया, तो इस वजह से उन लोगों ने सामान को नहीं ख़रीदा। तो ये रिपोर्टिंग वगैरह बनती है हर चीज़, ठीक। बनने के बाद फिर जो ऑनर था उसने क्या किया, नेक्स्ट वीक से सभी चीज़ों को सही कर दिया रिपोर्ट आने के बाद। देन उसके बाद उसकी जो प्रॉफिट थी वो अब इंक्रीज़ हो गई। तो उसकी प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हुई, वो बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ही किया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे जो पहली फेज़ होती है वो एनालिसिस होती है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग होती है। आई होप कि आपको एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ऑर्केस्ट्रेशन का। तो ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे जैसे डिफिनीशन दिया है, मोस्ट बिग डेटा सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इनकैप्सुलेटेड इन वर्कफ्लो। ये डिफिनीशन दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका मेन जो क्रक्स है वो बता देता हूँ। तो क्या है कि ये जो आपका आर्किटेक्चर है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं ना। तो क्या हो सकता है कभी कभी कि बहुत सारे ऑपरेशंस रिपीटेड हो सकते हैं। कोई टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही ये टास्क हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर कोई टास्क दूसरा, फिर सेम हो या ऑपरेशन। तो बहुत सारे टास्क रिपीटेड होते हैं, सेम टास्क होते हैं। तो सेम टास्क को बार बार करना तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक। तो उसी को हम ऑर्केस्ट्रेशन में कर देते हैं कि जो टास्क रिपीट होकर यहाँ तक जा रहा है उसे हम ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से एक ही बार में कर देंगे, ठीक। भाइयों की आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्केस्ट्रेशन क्यों यूज करता है, कि रिपीटेड टास्क को हम ऑर्केस्ट्रेशन की मदद से एक ही बार में कर सकते हैं, उसे रिपीट करके बार बार नहीं कराना पड़ेगा, ठीक। तो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ये सब चीज़ें ऑर्केस्ट्रेशन में होती हैं। आई होप कि आपको बिग डेटा का आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं व्हेन टू यूज़ दिस आर्किटेक्चर। अब इस आर्किटेक्चर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। कोई भी चीज़ हो उसे हम लोग को पता होना चाहिए ना, कहाँ पे यूज़ करना होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन वेरियस वॉल्यूम टू लार्ज फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेस, यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑन स्ट्रक्चर डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में कर सकते हैं, जैसा मैंने शॉपिंग मॉल का एग्जांपल बताया, ठीक। फिर कैप्चर प्रोसेस एनालाइज अनबाउंडेड स्ट्रीम्स ऑफ डेटा इन रियल टाइम और विथ लो लेटेंसी, यहाँ पे भी कर सकते हैं जहाँ पे रियल टाइम वगैरह की बात आती है, ठीक। फिर एज्योर मशीन लर्निंग और माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव सर्विसेज, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग वगैरह जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे इस आर्किटेक्चर का हम लोग यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, ओके। अब बात करते हैं हम 5 V's ऑफ बिग डेटा। ये जो 5 V's है ना, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ कहीं भी देखा जाए ना जिसको बिग डेटा आती है, काफ़ी लोग पूछ देते हैं कि अच्छा बिग डेटा आती है तुम्हें, तो बताओ 5 V's ऑफ बिग डेटा क्या होता है। तो वहाँ पे बिग डेटा आपको पता होना चाहिए कि इसके 5 V's क्या होते हैं, ओके। तो 5 V's यार कुछ होते नहीं हैं, यही होते हैं 5 जो हैं, बहुत ईजी हैं। अगर देखा है तो हार्ड भी है, जिसको ना समझ में आए, और जिसको समझ में आ जाए वो ईजी है।
तो अभी हम इसकी बातें करेंगे और इस जो बड़ा सा इमेज है इसे भी एक्सप्लोर करेंगे, क्या चीज़ें कैसे दी हुई हैं। पहला वॉल्यूम होता है, दूसरा वेरासिटी होता है, वैरायटी होता है, वैल्यू होता है, वेलोसिटी होता है। तो एक एक करके इनको समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छे समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके सबको हम ऐसे 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 इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, थोड़ा बहुत नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये देखो यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिखने के लिए मिल रहा है ऐसे ग्रो हो रहा है, तो ये जो ग्राफ आप समझिए कि ये 2010 का है, ये 10 का है, ये 11 का है, ये यहाँ 18 19 तक है, 2022 तक का आ गया। तो ये जो डेटा आपका प्रीवियस ईयर से जो बढ़ता आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो जो डेटा का वॉल्यूम है वो बहुत ही तेज़ी से भी ग्रो हो रहा है और बहुत अमाउंट में आ रहा है। KB MB में नहीं, हो सकता पहले GB में डेटा रहता होगा, लेकिन आज के टाइम में आपका डेटा जेटाबाइट टेराबाइट में भी जा रहा है। समझ रहे हैं? इतने सारे डेटा आपके ग्रो हो रहे हैं, इतनी स्पीड से डेटा आ रहा है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है, बहुत सारा डेटा जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा जो होता है ना आपका, आप देख ही रहे हैं 2010 से 2022 तक का जो ग्राफ ऐसे ही ग्रो हो रहा है, तो आपकी जो डेटा है उसका वॉल्यूम है बहुत ही हाई है। ओके, देन अब बात करते हैं वैरायटी। वैरायटी मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के लोग, मतलब काले, गोरे, सांवले, ये तो लोगों में होता है ना। तो वैसे ही वैरायटी में अगर देखा जाए तो होती है ना, मोटरसाइकिल होती है, थोड़ी कम फैशन की होती है, फिर फैशन की होती है, फिर हाई फैशन की होती है, काफ़ी ऐसी टाइप्स की बाइक होती हैं, ठीक है। ऐसी वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स के लोग या वैरायटी। अब वैसे डेटा में अगर एग्जांपल लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, यानी डिफरेंट फॉर्मेट, डेटा का फॉर्मेट यानी कि .txt, .mp3, .mp4, .xml, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मैंने सोर्स बताया था ना, उसमें सूरज का एग्जांपल लेके, जो हाँ हमें मिले वो सोर्स है, ठीक है, जो हमें देता है उसी को हम सोर्स कहते हैं। तो वेरियस सोर्सेज क्या है? सर्वर्स वगैरह से हमें डेटा मिलते हैं। ऐसे हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो ये सब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं, तो वहाँ से हमें डेटा जो मिलते हैं वही हमारे होते हैं सोर्सेज। तो बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से हमें डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा मिलते हैं। ओके, देन वैल्यू, एक्सट्रैक्ट यूजफुल डेटा। तो वैल्यू का मतलब क्या है? हर कोई यार वैल्यू ही देखता है, ठीक है। तो जो डेटा हम लोग के पास आता है, बहुत सारा डेटा जो आता है, कुछ डेटा तो ऐसा नहीं कि सभी डेटा हम लोग के लिए काम लायक हो, कुछ ख़राब भी डेटा होते हैं, तो उसमें से एक वैल्यूएबल डेटा जो एक्सट्रैक्ट करना होता है उसी को ही वैल्यू कहते हैं, कि जिससे कोई मतलब की काम निकले, जिससे जो हमें प्रॉफिट गेन कराए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी शॉपिंग वाला जो एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे क्या था कि उसको एनालिसिस रिपोर्ट करने के बाद जो डेटा के थ्रू हमको मिला वो एक वैल्यू ही तो था, उसे प्रॉफिट ही तो प्रोवाइड कराया वो, ठीक है। तो वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हुई। देन इसके बाद बात करते हैं हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? स्पीड। ये देखो स्पीड बना हुआ है ना, ये स्पीड का सिंबल भी है। हाई स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो आपका जनरेट हो रहा है बहुत ही स्पीड से जनरेट हो रहा है। यानी कि अभी इस टाइम पे यूट्यूब पर बस आप ही नहीं वीडियो देख रहे हैं, मतलब वैरायटी ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम पे आप नहीं इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक पर होंगे। तो सोचिए पर सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड इतने सारे डेटा जनरेट हो रहे हैं, इतनी स्पीड से डेटा जनरेट हो रहे हैं कि नहीं उसको मेज़र किया जा सकता, मतलब क्या ही कह सकते हैं कि बहुत ही स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। तो वो जो डेटा होती है आपकी, वेलोसिटी जो होती है डेटा की बहुत ही हाई है, तो वही होती है वेलोसिटी, कि आपका डेटा कितनी स्पीड से जनरेट हो रहा है। वेरासिटी में क्या होता है? इनकन्सिस्टेंसीज एंड अनसर्टेनिटी इन डेटा, यानी कि जो डेटा है कि आपका रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा है, सभी टेक्स्ट के फॉर्मेट है, और उसी में कोई और डेटा दूसरे वैरायटी का आ गया, दूसरे टाइप का आ गया, तो वहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी देखने के लिए मिल जाती है डेटा में, तो वही होती है वेरासिटी होती है। ओके, देन आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, वैरायटी क्या होता है, कि वैरायटी ऑफ डेटा वगैरह समझ में आ गया होगा, वैल्यू समझ में आ गया होगा, फिर वेलोसिटी समझ में आ गया होगा, वेरासिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको 5 V's समझ में आ गया होगा अच्छे से, आई होप। देन अब बात करते हैं फिर एक बार कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अभी चैनल पर आप बने हुए हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो अभी तक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताओ।
क्योंकि यार हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो और भी वीडियो हम लोग जल्दी जल्दी बनाकर अपलोड करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम बिग डेटा की टेक्नोलॉजी, कि बिग डेटा की यार टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, ठीक। क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी भी तो पता होना चाहिए ना कि बिग डेटा में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हैं। तो अब बात करते हैं हम पहले स्टोरेज के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे हडूप, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, ये सब चीज़ें हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। एनालिटिक्स के लिए हम लोग ब्लॉकचेन, स्पार्क, कॉफका, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। माइनिंग के लिए ये हम लोग प्रेस्टो वगैरह यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटली वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं बिग डेटा की टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे जो हडूप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप बिग डेटा में हर जगह सुनेंगे। होता है ना, कहीं पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आपने इस जगह पर नहीं घूमा तो क्या घूमा, आपने नहीं देखा। मान लीजिए आप मुंबई में गए तो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपने नहीं घूमा, तो आपने कहा कि यार यहाँ पे नहीं गए तो तुमने मुंबई क्या घूमा। तो वही है बिग डेटा में कि आपने अगर हडूप का नाम नहीं सुना या हडूप के बारे में नहीं जाना तो आपने बिग डेटा क्या जाना, या बिग डेटा के बारे में आपने सुना ही क्या। तो वही होता है हडूप यार, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा हडूप। तो ये होती है कुछ बिग डेटा की टेक्नोलॉजी, ठीक। देन इसके बाद अब बात करते हैं कि बिग डेटा के इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब बिग डेटा की इंपॉर्टेंस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा तो हम फालतू को क्यों बिग डेटा को पढ़ेंगे ही, मतलब लगेगा ना फालतू की यार क्यों पढ़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका है कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, क्योंकि एनालिटिक्स इतनी स्पीड से इसमें टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन, मैंने शॉपिंग मॉल वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट कंडीशन पता चली थी ना, 1 वीक में मार्केट में क्या चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, ठीक। सोशल मीडिया लिसनिंग, ठीक। बूस्ट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ये भी शॉपिंग मॉल वाले में मैंने कवर कर दिया था एग्जांपल में। सॉल्व एडवर्टाइजर्स प्रॉब्लम, जो सॉल्व एडवर्टाइजर्स प्रॉब्लम में ये है कि एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कहाँ पे इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करूँ कि जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या होगा, बिग डेटा के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर लोगों पर एनालिसिस करके फिर वहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक। द ड्राइवर ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो इनोवेशंस वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बिग डेटा का। जैसे अगर हम किसी स्टेट का पूरा डेटा लेके उस पर एनालिसिस करें कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कहाँ पे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है उन लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है, जिससे उसे बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी बिग डेटा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, देन अब बात करते हैं बिग डेटा के कुछ एप्लीकेशन की। अब बिग डेटा के एप्लीकेशंस की अगर बात करें, ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ में, कम्युनिकेशन मीडिया एंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस में, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में। अगर देखिए आप बहुत ही आराम से बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार थिंकिंग करिएगा, सोचिएगा कि यार बैंकिंग में कहाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर एक बार आप सोचेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार कहाँ पे चीज़ें यूज की जा रही हैं। हमें देखो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही डेटा को लेकर हमारे ऊपर ही वो अप्लाई कर रहे हैं और हम ही से ही पैसा कमा रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया फ्री में नहीं यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग पैसे से ज़्यादा वहाँ पे लगाते हैं अपना टाइम, जो कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग अपना टाइम वहाँ पे देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, मेंटल स्ट्रेस वहाँ पे लगाते हैं अपना, ठीक है। और क्या होता है, जैसे लगता है कि हम सोशल मीडिया फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी टाइम की, ठीक। तो ये काफ़ी चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एक बार सोचिएगा, एक्सप्लोर करिएगा, ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, देन अब बात करते हैं हम बिग डेटा के एनालिटिक्स की। ये पार्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मैंने पहले बताया था कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा मैं उसे बता दिया करूँगा कि हाँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिग डेटा के एनालिटिक्स की अगर चलिए बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आता है कि नीड फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि ज़रूरत क्या है पढ़ना हमें,
पढ़ तो लेंगे, एग्ज़ाम देना है ठीक है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि हाँ इसकी ज़रूरत क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस बाय एनालाइजिंग कस्टमर बिहेवियर। अब देखो, हम लोग अमेज़ोन पे जब कोई सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक दो सामान सर्च करते हैं, और जब पीछे आते हैं ना तो क्या पता चलता है कि हमें उसी सामान का ऐड दिखाता है कि यार भाई तुमने अभी पीछे जाके ना ये ऐड ये सामान को देखा था, खरीदना चाहते हो कि भूल गए, उसे सर्च नहीं कर पा रहे, नहीं अब खरीद लो तुम इसे। इतनी बार दिखाता है ना यार कि अब तुम खरीद ही लो उसे। ठीक, तो वही क्या करता है अमेज़न, इन सभी चीज़ों को यूज करता है, कस्टमर के बिहेवियर को देखता है, काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करता है और उसे वो अप्लाई करता है। ये सब चीज़ें बिग डेटा के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो ये सब अमेज़न यूज करता है मार्केट के बिहेवियर को, मार्केट में कस्टमर जो है उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाता है और इससे वो प्रॉफिट गेन करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम नेटफ्लिक्स का एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और एक स्पॉटिफाई का एग्ज़ाम्पल लेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए आपको देकर बता रहा हूँ ना कि आपको दिमाग में जाकर बैठ जाए कि हाँ ये यूज़ होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का, ऐसे यूज़ हो रहा है रियल टाइम पे। नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, कोई भी मूवी आती है या वेब सीरीज़ जो भी आती है, जब देखते हैं उसे तो बिग डेटा क्या करता है, उस मूवी या वेब सीरीज के सभी डेटा को कलेक्ट करता है और जो डेटा होता है जो यूज़र के थ्रू जनरेट किया होता है कि यूज़र इसे देख रहा है नहीं देख रहा है, कितने यूज़र देखे, कितने लाइक किए। अभी मैंने पिछला एग्जांपल इससे रिलेटेड बताया था कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं वही एग्जांपल फिर बता रहा हूँ। तो हाँ मैं वही एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे डेटा को लेता है, फिर नेक्स्ट जो वेब सीरीज़ होती है, जो वेब सीरीज़ का पार्ट होता है वो प्रीवियस वाले के अकॉर्डिंग ही वो लॉन्च करता है। अब ऐसे स्पॉटिफाई पर क्या होता है कि जो हम गाना सुनते हैं हमारे ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो हमें आगे फिर गाने सजेस्ट करता है या गाने हमारे प्ले भी कर देता है। अगर सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं कि हाँ यार कोई गया सैड सॉन्ग सुन रहा है बैठ के स्पॉटिफाई पे, तो क्या होता है कि लाओ इसको हम सैड सॉन्ग ही सुनाता हूँ, चलो तो सैड सॉन्ग ही वो सुनता है। अगर वो डांसिंग वाला रहता है तो उसे डांसिंग वगैरह की सॉन्ग ही सुनाता है। तो ऐसे ही जो कंपनियां हैं ना बड़ी बड़ी, तो कहीं ना कहीं ये यूज कर रही हैं हमारे डेटा को लेके और हम ही को इस्तेमाल कर रही हैं और हमारे ऊपर ही अप्लाई करके पैसा कमा रही हैं। ठीक, देन अब बात करते हैं व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो अभी आपको पता चल गया ना कि बिग डेटा एनालिटिक्स का हम लोग ज़रूरत क्या है, हमें तो कंपनियां यूज क्यों कर रही हैं, उन्हें ज़रूरत क्या है बिग डेटा एनालिटिक्स की यूज करने की। ठीक, तो अब जान लेते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द यूज ऑफ एडवांस्ड, ये देखिएगा, एडवांस्ड एनालिटिक टेक्निक अगेंस्ट वेरी लार्ज डाइवर्स डेटा सेट्स that include structured, semi-structured and unstructured data set from different sources and in different sizes from terabyte and zettabytes। तो अब देखिए जो एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स जो है ना, ये एक एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक है जो अप्लाई होती है वेरी लार्ज ऑफ डेटा पे, जो बहुत ही बड़े बड़े डेटा है ना, डेटा सेट्स हैं, वहाँ पे ये अप्लाई होती है। और जो डेटा के जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना कि जो डेटा हम लोग किन किन 3 फॉर्मेट में होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इतने सारे डेटा पर बिग डेटा एनालिटिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। और डेटा कहाँ से आता है, सोर्सेज से आता है, बहुत सारे सोर्सेज से हमारे जो डेटा आते हैं उनमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। वो जो डेटा का फॉर्मेट होता है डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उन सभी डेटा पर हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स करते हैं। ओके, और जो डेटा होता है वो टेराबाइट डेटाबाइट्स में होता है, उन सभी डेटा पर हम लोग बिग डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं और एक डिजायर्ड आउटपुट निकालते हैं वहाँ से और उसे मार्केट पे अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा के टाइप्स क्या क्या हैं, जो कि पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो एक एक करके इनको चलिए अब समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, प्रिडिक्टिव क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ बेस्ड ऑन इनकमिंग डेटा। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका यूट्यूब चैनल होगा तो अगर वहाँ पे आप जाएंगे एनालिटिक्स वाले सेक्शन में तो वहाँ पर दिखाता है कि कितने यूजर्स ने आपकी वीडियो को देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितनी देर तक देखा, ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए एनालिसिस मिलती है। तो वो डेटा क्या है कि
जो डेटा आपका आ रहा है, यानी डेटा आ रहा है क्या कि लोग देख रहे हैं, लोग ही तो जनरेट करते हैं डेटा, लाइक करते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, कमेंट करते हैं। तो वो जो लोग डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो जो डेटा आ रहा है, वो डेटा की जब एनालिसिस करते हैं तो वही होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो ऑपरेशन किसी चीज़ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, आपकी वीडियो को देखा जा रहा है, और जो डेटा आ रहा है उस पर जब एनालिसिस आप करते हैं ना, तो वही होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। अब बात करते हैं हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। मतलब प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो यानी कि इससे समझ में आपको आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन से ही है। ये देखो, ये बंदा मेडिटेशन में बैठा है और क्या कर रहा है कि सोच रहा है कि यार कहीं सीढ़ी से गिर रहा है, मतलब भविष्य, मतलब सोच रहा है ना, प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ऐसा कुछ है, सोच रहा होगा कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं वहाँ से गिर ना जाऊँ, ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक, फिर इसमें आता है कि व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन में क्या होता है कि बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और एरोप्लेन उड़ने से पहले वो सेंसर क्या करते हैं कि उस एरोप्लेन के जितनी भी चीज़ें होती हैं, फ्यूलिंग या बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई पार्ट ख़राब तो नहीं है, काफ़ी चीज़ों को सेंसर एब्जॉर्व करते रहते हैं, और वो एक डेटा भी जनरेट करते हैं। तो वहाँ से हमें ये प्रेडिक्शन मिल जाता है कि इस पार्ट में ख़राबी है, या ये पार्ट 2-3 घंटे बाद ख़राब हो सकता है। तो उसे क्या करते हैं इंजीनियर, उस एरोप्लेन में उसे चेंज कर देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं उस चीज़ों को। तो इससे चांसेस क्या होते हैं कि एयरप्लेन में कोई ख़राबी नहीं आती है, जो लोग होते हैं बहुत आसानी से, बहुत सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है। कि जो उन सेंसर से डेटा हम लोग के पास आ रहा है ना, जो सेंसर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पर सेकेंड, नैनो सेकेंड के रेट से। तो वो सब डेटा पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम एक आउटपुट निकालते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देन उसके बाद उस चीज़ को हम लोग एरोप्लेन में फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसका मतलब होता है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल, वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार में देखो, ये बंदा मस्त मौला अपना बैठा है कि यार चलो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं तो कार में बैठ गया हूँ, लाओ म्यूज़िक व्यूज़िक वगैरह ऑन कर लेता हूँ, मस्ती से दम जाएगा। ये क्या करेगा, कार में बैठ गया, म्यूज़िक ऑन करके दम मस्त सा बैठा है, नींद वगैरह भी लगेगी, कार नींद मार लेगा, तो आराम से बैठा है। तो वो जा रहा है कार लेके, फिर जाते जाते जा रहा है कार, फिर कार में जो सेंसर्स वगैरह लगे हैं, तो सेंसर्स नहीं सो रहे हैं, सेंसर एक्टिव है, इंटरनेट से कनेक्ट हैं। ठीक है, सेंसर क्या करता है, वो देखता है कि मैं अपने डायरेक्शन में तो चल रहा हूँ, मैं अपने साइड में तो हूँ, मेरे सामने कोई कार तो नहीं है। ठीक है, मेरी जो स्पीड है वो तो मेंटेन है, आगे मतलब मैं जिधर मुड़ रहा हूँ उधर पेड़ वगैरह तो नहीं है। तो सेंसर्स वगैरह सोते नहीं हैं, वो जग रहे होते हैं, वो सभी चीज़ें देख रहे, मतलब एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे इधर मुड़ना चाहिए, इधर जाना चाहिए, कहाँ पे मुझे हॉर्न बजाना चाहिए, तो ये काफ़ी चीज़ें, कहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ें सेंसर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आई होप कि आपको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। देन अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जो कि 4th नंबर पे आता है बिग डेटा एनालिटिक्स के पार्ट में। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में क्या होता है, व्हाट डिड इट हैपन। तो इसमें ये होता है, ये देखो छोटे छोटे मैंने जो पॉइंट्स बताए ना, इसे तो आप ज़रूर याद करिएगा, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन क्रक्स है, मैं उसे बता दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन जैसे कि एडवर्टाइजिंग वाले, कि हम लोग गूगल पे भी बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, फेसबुक पर चलाते हैं अपने पेज वगैरह को प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे भी वही करते हैं, और यूट्यूब पे भी करते हैं। यूट्यूब पर क्या करते हैं, कोई नया यूट्यूब चैनल होता है तो वो क्या करता है, अपनी वीडियो को यूट्यूब पर प्रमोट करने के लिए सेंड करता है कि ये लोगों तक पहुँचा है, मेरी वीडियो को लोग जल्दी से देखें। कुछ पैसे लगते हैं प्रमोट करने के, वो जो प्रमोट करवाता है वो देता है, तो वो यूट्यूब को देता है, यूट्यूब क्या करता है, उसे प्रमोट करता है। ठीक है, तो प्रमोट होने के बाद जब सब पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी जितना पैसा दिए रहेंगे उस पैसे को देने, जितना पैसा आप देंगे ना उसी के अकॉर्डिंग वो प्रमोट आपका वीडियो करता है, उतने ही लोगों तक पहुंचाता है, उसमें भी फिक्स रहता है
कि इतने व्यूज़ आएंगे तो इतना पैसा कटेगा, ठीक। उसके बाद ये सब डेटा आप कलेक्ट करेंगे कहाँ से, जिस प्लेटफॉर्म की मदद से आप एडवर्टाइजिंग किए हैं, तो वहाँ से आपको एक मिलेगा ग्राफ, एक मिलेगा डेटा, और उसमें अवेलेबल होगा आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी रिपोर्टिंग, पूरी डिटेल्स कि आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपका जो टारगेट था, आप चाहते थे कि मेरी वीडियो पर 1000 व्यूज़ आएँ, अगर मैं कैंपेन चलाया हूँ तो 1200, 1300 या 1000 आए कि नहीं है, या आपकी कैंपेन में 500 भी व्यूज़ नहीं आए, या आपका 10,000 के करीब पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें एनालिसिस आप आफ्टर कैंपेन करते हैं, वही सब होता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है। ऐसे ही एनालिसिस गूगल की भी हम कर सकते हैं, करते भी हैं, और फेसबुक की भी होती है, इंस्टाग्राम की होती है। ये सभी चीज़ें डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर आती हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ये टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार सभी लोगों को कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, ठीक है। आपने अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि हाँ एक्चुअल में बिग डेटा यार होता क्या है। और आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत इजी होगा सभी क्वेश्चन के आंसर देने में। और वैसे भी नॉर्मल से अगर कोई आपसे पूछता है तो वहाँ पे भी आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को तो लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।